लास्ट लेक्चर में हमने यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें आप देखो बाइफर्केशन हमने क्या क्या किया था. कंप्यूटर लैपटॉप इट इज एग्जेम्प्ट. कार वो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, बस इतना बताया इट इज टैक्सेबल बट टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. फॉर ऑल अदर एसेट्स taxable. If it is owned, then 10% debris on cost. If it is hired, then that provision will be applicable only if assets is given to employee for use. मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर यूज किया, फिर असेट्स एम्प्लॉयर ने वापस ले लिया. एक एग्जांपल समझो ना. कंपनी ने कोई असेट्स, समझो ये एक असेट्स है. मोबाइल इज नॉट एन असेट्स. मोबाइल इज नॉट एन, बट ऐसा फील करो कि ये एसेट्स है और कंपनी ने इसे यूज करने को दिया है. लेना 2 महीना 3 महीना इसने यूज किया, कंपनी ने वापस ले लिया. फॉर हिम इज इट अ बेनिफिट? फॉर हिम इज इट अ बेनिफिट? कंपनी ने ये एसेट्स इसको परमानेंटली दे दिया. नाउ दिस एसेट्स बिलोंग्स टू हिम. ये अब कंपनी में काम करे या ना करे, इसने कल कंपनी छोड़ दिया, इसे एसेट्स वापस करने की जरूरत नहीं है. इज इट वाव? इज इट अ बेनिफिट? अच्छा मुझे बताओ, तुमने यूज भी बोला था बेनिफिट, ये भी बोल रहे हो बेनिफिट. दोनों में से ज्यादा बेनिफिट किस में मिला? लाउडर. तो जब तुम खुद कह रहे हो कि बेनिफिट ज्यादा ट्रांसफर में मिला है, तो दोनों के में प्रोविजन सेम क्यों रखो? जब वाव वाली फीलिंग ही अलग है तो प्रोविजन भी अलग होने चाहिए ना. तो व्हेन असेट्स इज गिवन फॉर यूज, व्हाट इज द प्रोविजन? वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था. कंप्यूटर लैपटॉप एग्जेम्प्ट. कार taxable only for specified employee. All other assets taxable 10% debris on cost. और आज मैं सिखा रहा हूं when the ownership of assets has been transferred, the assets now permanently belongs to employee. तो अब प्रोविजन क्या होगा? तो ना इमेजिन कंप्यूटर लैपटॉप 50,000 का है, कंपनी ने तुमको परमानेंटली दे दिया. नाउ द ओनरशिप हैज बीन चेंज्ड फॉर यू. इज इट वाव? It is taxable and the taxable amount is 50,000. Use of laptop क्या सिखाया था? Exempt. Because you are using the laptop for office, private. उसमें वो determine करना है difficult हो जाता है, कितना office कितना. But understand, when ownership is transferred, the assets belongs to you. And but obvious, when your ownership is there, not necessary that you will use that particular assets for the official purpose. Employer बोल भी नहीं सकता कि उसको ऑफिस के लिए यूज कर. क्यों? ओनरशिप ट्रांसफर हो गया. मेरा एसेट्स मेरे को कैसे यूज करना है तू सिखाएगा. मेरा एसेट्स मेरी मर्जी, मैं यूज करूं, मैं किसी और को दे दूं, तोड़ दूं, तू कौन होता है पूछने वाला? देख, जब एसेट्स एम्प्लॉयर ने दिया है यूज करने के लिए, तो बार बार वो मुझे पूछेगा ये एसेट्स किधर है, कैसा चल रहा है. बिकॉज ओनरशिप किसका है? एम्प्लॉयर का. बट एक बार एसेट्स मुझे दे दिया ना, तो मेरी मर्जी, मेरे को इसको क्या करने का है. तो गवर्नमेंट यहां पर कहती है फॉर यू एंटायर अमाउंट इज अ बेनिफिट एंड टैक्सेबल. टैक्स अमाउंट इज 50,000. बट इमेजिन करो एम्प्लॉयर ने ना यही लैपटॉप तुमको 10,000 में बेच दिया. 50,000 का लैपटॉप तुझे कितने में बेच दिया? इज इट अ बेनिफिट? कितना? फॉर यू टैक्सेबल अमाउंट इज 40,000. कंपनी ने 2 साल पहले लैपटॉप यूज किया, फिर तुझे दिया. 50,000 में जो लैपटॉप खरीदा था 2 साल पहले, नाउ इट इज गिवन टू यू, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. तो फॉर यू टैक्सेबल अमाउंट इज 50,000. व्हाई नो? तो 2 साल यूज किया तो बट ऑब्वियस उसकी वैल्यू भी तो. देन वी हैव टू फाइंड आउट रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ सच एसेट्स. हाउ टू फाइंड आउट WDV? तो फॉर दैट इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रूल बना दिया है, 50% WDV मेथड. कितना परसेंट? इवन इफ एम्प्लॉयर इज चार्जिंग डेप्रीशिएशन 20, 30, 40, irrespective what is employer is actually charging depreciation in income tax, the rate of depreciation is which method? WDV method. It will be considered as highly depreciable assets. Computer laptop is considered as, बच्चों ये एक ऐसा assets है ना जो यूज किए बगैर इसकी वैल्यू कम हो जाती है. एग्जाम्पल, आज ऐसे ही ना घर जाते वक्त किसी भी शोरूम वगैरह में चले जाना, जो लैपटॉप बेचता है उस दुकान में चले जाना, किसी भी लैपटॉप का प्राइस पता कर लेना. विजय सेल्स में चले जाना, 2 महीने बाद उसी लैपटॉप का प्राइस पता करना, उसका प्राइस कम हो जाएगा. क्यों?
तब तक नया नया फीचर्स आ चुका होगा, नए टेक्नोलॉजी आ गए होंगे। अरे पहले नॉर्मल लैपटॉप आता था, अब लैपटॉप विथ एआई फीचर्स आ रहा है। सो बाय डिफॉल्ट आप कौन सा लैपटॉप खरीदना प्रेफर करोगे? विथ एआई फीचर। तो पुराना लैपटॉप अगर मुझे बेचना है बीइंग अ सेलर, तो मुझे उसका प्राइस कम करना पड़ेगा। सो ये एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू ऐसे ही कम हो रही है विदाउट यूजिंग। एक बार सेकेंड हैंड का टैग लग गया तो इसका प्राइस और भी ज्यादा कम हो जाएगा। हेंस गवर्नमेंट इसको हाईली डेप्रिशिएबल एसेट्स में रखती है। और कितना परसेंट डेप्रिशिएशन? तो 50,000 का 50%, 25,000। फिर 25,000 का 50%, तो फॉर यू बेनिफिट इज 12,500। फॉर यू टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 12,500। बट इमेजिन करो यही लैपटॉप तुमको 10,000 में बेचा तो फॉर यू बेनिफिट इज ओनली 2,500, टैक्सेबल अमाउंट इज 2,500। यही लैपटॉप तेरे को 15,000 में बेचा तो WDV कितना था? अरे बोलो ना एवरीवन। बेचा तुमको कितने में? बेनिफिट मिला? नो बेनिफिट नो टैक्स, इग्नोर इट। तेरे को मामू बनाया, 12,500 का लैपटॉप तेरे को कितने में बेच दिया? तो तेरे को बेनिफिट नहीं मिला। तूने जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे किया ना, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ रिफंड भी करने वाली नहीं है। बेनिफिट मिला तो टैक्स भरना है, बेनिफिट नहीं मिला नो बेनिफिट नो टैक्स, इग्नोर इट। सो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे? पहले मुझे कंप्यूटर लैपटॉप का क्या फाइंड आउट करना होगा? रिटेन डाउन वैल्यू। और उस रिटेन डाउन वैल्यू में से क्या माइनस करूंगा? सेलिंग प्राइस। WDV माइनस सेलिंग प्राइस। WDV मेरे एग्जांपल में कितना आया था? 12,500। एम्प्लॉयर ने बेचा कितने में? पहले वाले एग्जांपल में 10,000 में, दूसरे वाले एग्जांपल में तो 12,500 माइनस 10,000। इफ आंसर इज पॉजिटिव देन टैक्सेबल, नेगेटिव तो नॉट टैक्सेबल। सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर कार बच्चों। सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर कार, but here the rate of depreciation is 20% WDV method. कितना परसेंट? 20%. And in case of other assets, same formula, but the rate of depreciation is 10% SLM method. For computer laptop कितना परसेंट डेप्री? For car and for other assets 10%. कंप्यूटर लैपटॉप पर WDV मेथड, कार पर WDV मेथड, but for other assets SLM method. Is it clear? Write down. Okay, so लिख लिया ये? अरे तुम लोगों का लिख कर भी नहीं होगा, तुम लोग आराम से लिखो। सो गाइज ऐसा हो सकता है ना कि असेट्स एम्प्लॉयर ने 2 साल और 5 महीने यूज किया और फिर तुम्हें बेचा, या 2 साल 8 महीने यूज किया फिर तुम्हें बेचा। नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली कंप्लीटेड ईयर ही होगा ना। देन क्वेश्चन अराइज, डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करें? अकाउंट में तो आप एग्जैक्टली क्या करते हो? जितने टाइम तक असेट्स यूज किया उतने टाइम पीरियड का डेप्रीशिएशन चार्ज होता है। यस और नो? इनफैक्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 3 महीना यूज करने के बाद बेचा तो उस फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने का डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और फिर प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते थे। यस और नो? यहां पर डेप्रीशिएशन के लिए क्या करें? तो इन इनकम टैक्स हियर फॉर दिस रूल, फॉर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, गवर्नमेंट कहती है डेप्रीशिएशन विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर फुल कंप्लीटेड ईयर्स. Part of the year should be ignored. It means if the assets has been used by employer for 2 years and 5 months, then we'll charge depreciation only for 2 years. If assets is used for 2 years and 8 months, 2 years. If assets used for 2 years, 11 months, 29 days, 2 years. एक दिन भी कम हुआ ना तो वो साल का depreciation नहीं आएगा. किधर मैं इग्नोर करने को बोल रहा हूं? In case of transfer, part of the year should be ignored. But imagine करो, you have used the assets for 3 months. Use of movable assets. So for you taxable amount will be 10% depreciation for that particular 3 months. Use में इग्नोर नहीं करना है, तो किस में इग्नोर करना है? ट्रांसफर में. ये दो अलग अलग थियरी है. काफी लोग उसको गलती से मिक्स करके आ जाते हैं एग्जाम में. मैं सिखा रहा हूं यूज, तुम गलती से करके आते हो ट्रांसफर में. In case of use of movable assets, in case of
charge depreciation exactly for that period for which assets has been used by you and pay tax only for that particular period. But in case of transfer, part of the year should be, depreciation will be calculated for full completed years. So write down, note, depreciation will be computed for, red pen, full completed years. For full completed years. ब्रैकेट में नॉर्मल पेन से पार्ट ऑफ द ईयर शुड बी इग्नोर्ड. पार्ट ऑफ द ईयर should be ignored. ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट लाइन में लिखो, फॉर एग्जाम्पल, if assets used by the employer, if assets used by the employer for, in the next line first, 2 years and 7 months, एरो करके लिखना, charge depreciation only for 2 years. Charge depre only for 2 years. Second, 2 years, 11 months and 29 days. Arrow करके, charge depre only for 2 years. इस पर ना एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलो राइट डाउन क्वेश्चन ऑन ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स. ना एक क्वेश्चन करते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. राइट डाउन क्वेश्चन. मिस्टर ए परचेज्ड अ कार. Mr. A purchased a car from his employer on 1/10/26 for rupees 5 lakh. ब्रैकेट में लिखो बच्चों, this car was purchased by his employer on 3/10/22, 3rd October 2022 for rupees 15 lakh. Bracket close. Compute taxable amount of perquisite. रफली पहले आप ट्राई करो, एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन मैं करूंगा. कितने लोगों को आ रहा है? 2,68,000. लवली, वेरी गुड. 2,68,000 इज द राइट आंसर. ऐसे टाइप का सम अगर एग्जाम में आया तो फाइनेंशियल ईयर कभी काउंटिंग मत करना. यहां पर हमें देखना है डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ ट्रांसफर. एम्प्लॉयर ने असेट्स कब खरीदा, वो परचेज वाला डेट. तो अपने एग्जांपल में एम्प्लॉयर ने असेट्स कब खरीदा? 3/10/22. दिस डेट विल बी कंपेयर्ड विथ डेट ऑफ सेल. एम्प्लॉयर ने कब बेचा? 1/10/26. अब काफी लोग एग्जाम में मिस्टेक क्या करते, फाइनेंशियल ईयर ले लेते, 23, 24, 24, 25, 25, 26. नहीं, तुम्हें यहां पर देखना है इस दिन अगर एम्प्लॉयर ने खरीदा तो 1 साल खत्म कब होगा?
2/10/23 को, एक साल एक दिन पहले खत्म होता है. अगर अपना ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को तो खत्म कब होगा? 31 दिसंबर. ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, 31 मार्च. तो अगर आपने कार खरीदा 3/10/22 को तो एक साल खत्म कब होगा? 2/10/23. Second year will start on 3/10/23 and that will end on 2/10/24. Third year 2/10/25. Fourth year will end on 2/10/26. But उसके पहले तो उसने कार बेच दिया. So part of the year should be, depreciation will be calculated for 3 years, 20% WDV method. So taxable amount will be 2,68,000. Clear to everyone? जिसको आया वेरी गुड, जिसको नहीं आया एनीवन डाउट? चलो राइट डाउन फटाफट. Yes. Part of the year should be ignored. 3 year, 11 month, 29 days. अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था ना. पार्ट ऑफ द ईयर शुड बी इग्नोर. डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर फुल कंप्लीटेड ईयर्स. एनीवन, एनी डाउट? चलो अपना वो प्रिंट आउट निकालो. क्वेश्चन नंबर बच्चों इसमें 13. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. 13. Let's see information. Mr. X is employed with AB Limited on a monthly salary of 25,000 per month. So this is basic salary. It is taxable. And entertainment allowance. Entertainment allowance is a part of remaining allowance. It is fully taxable. Commission taxable. बच्चों दिया है पर मंथ ईच. मतलब एंटरटेनमेंट भी 1000 है और कमीशन भी 1000. The company provides him with the following benefits. First, a company owned accommodation. बॉस का घर या भाड़े का घर? तो फॉर बॉस वाला घर either 5 or 7.5 or 10% of salary depending on population. And if population is not given, मैंने बोला assume more than 40 लाख. और यहां पर तो बोला भी है provided him in, तो बड़ा ऑब्वियस 40 लाख से तो ज्यादा ही होगा. फर्नीचर कॉस्टिंग 240 was provided on 1/8/26. फर्नीचर कब से दिया? 1/8/26 से दिया. तो बच्चों वाह वाली फीलिंग कब से आएगी? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, सिर्फ 8 महीने का डेप्री आएगा फर्नीचर पर. सर अभी तो मना किया था पार्ट ऑफ द ईयर इग्नोर. वो ट्रांसफर था. ये फर्नीचर क्या है? यूज. व्हाट इज द कॉस्ट? बोलो. रेट ऑफ डेप्री तो 2,40,000 into 10% into 8/12. So taxable amount for furniture will be, तो अपना जो भी घर का वैल्यू होगा उसमें फर्नीचर का 16,000 ऐड कर देंगे. और घर की वैल्यू के लिए वो बड़ा बक्कम, वो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा. करेंगे. नेक्स्ट, अ पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख. पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख. इंटरेस्ट बेनिफिट अप टू 2 लाख और मोर देन 2 लाख. On 1/7/26 on which it charge interest 6.75%. कंपनी अपने से इंटरेस्ट ले रही है कितना? The entire loan is still outstanding and SBI rate on 1/4/26
was 12.75% per annum. SBI रेट 12.75, एम्प्लॉयर कितना ले रहा है? तो अपना टैक्सेबल अमाउंट पता करो, टैक्सेबल अमाउंट एवरीवन 30,000 नहीं आएगा। तुम लोग को ना वाव वाली फीलिंग करने ही नहीं आती है। कभी मिला लोन 1726 को मिला, तो तेरे को पूरे साल भर का वाव कैसे आ गया? अरे गाइस, लोन कभी लिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, कितने मंथ फायदे मिले? तो टैक्स भी 9 महीने का ही भरूंगा ना। तो 5 लाख इंटू 6% इंटू 9/12। तुम मुझसे 9 महीने का लोन लेकर 1 साल का इंटरेस्ट दोगे? क्यों दो ना। खुद के ऊपर आया तो बराबर दिमाग काम करता है। वो एक्स्ट्रा टैक्स भरेगा। अरे उसको भी बेनिफिट 9 महीने का मिला तो वो टैक्स भी 9 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से भरेगा। सो टैक्सेबल अमाउंट विल बी 22। पॉइंट नंबर 3 में ना बच्चों, अपने प्रिंट आउट में ये डेट थोड़ा चेंज करो ना, 1526 के बदले 1523 करो। और ये वाला पॉइंट ना मैं पहले नहीं बताऊंगा, एक बार तुम ट्राई करो, देखता हूं कितने लोग राइट कैलकुलेट करके देखते हैं। चल राइट किया ना तो मेरी तरफ से डेयरी मिल्क। एक ऑप्शन आ गया 12,000। डेयरी मिल्क का सवाल है भाई। मेरे को क्वेश्चन पूछेगा तो फिर क्या पागल है क्या? मेरे को तो नहीं आता है। 12,000। ओ भाई, मिल बांट कर नहीं करना है तो ऐसे मिल बांट कर डेली मिल्क मिलेगा। ओके, हे डिस्कस मत करो आपस में वरना डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। 14। ओके, एक ऑप्शन 14 भी आ गया। 13,740। जीरो, नो बेनिफिट नो टैक्स। ओके, कितने लोगों को 12,000 आ रहा है? ओ लवली। 14,000। वेरी गुड। कैसे आया? Lovely. Very good. Understand. His son is allowed to use motorcycle belonging to the company. मोटरसाइकिल किसका है? यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय का बेटा। अब एम्प्लॉय का बेटा यूज कर रहा है मतलब अल्टीमेटली वाव वाली फीलिंग तो एम्प्लॉय के लिए हुई ना। ठीक है ना। अब यहां पर दिया है द मोटर कार, द कंपनी हैज परचेज दिस मोटरसाइकिल फॉर 60,000 ऑन 1523। एम्प्लॉयर ने कब खरीदा है? 1523 वाले ईयर में खरीदा था। द मोटरसाइकिल वॉज फाइनली सोल्ड टू हिम ऑन 1826। अंडरस्टैंड। आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या है? हमें कौन से फाइनेंशियल ईयर का टैक्स कंप्यूट करना है? एवरीवन
तो अंडरस्टैंड 26-27 में मोटरसाइकिल आपको बेचा कब? 1826। आराम से सोचो और बताओ 1826 के पहले ये असेट्स यूज कौन कर रहा था? बोलो, एम्प्लॉय का। तो 1826 में ट्रांसफर हुआ, बट उसके पहले तो यूज 4 महीने का एम्प्लॉय के बेटे ने किया ना सर। इसके पहले भी तो एम्प्लॉय का बेटा यूज कर रहा था, 1426 के भी पहले यूज कर रहा था, बट मुझे टैक्स कौन से ईयर का निकालना है? ओनली फॉर 26-27। इनकम जनरेटेड बिफोर अप्रैल 26 मैं तो उसे इग्नोर करूंगा। इनकम जनरेटेड आफ्टर मार्च 26 मैं उसे इग्नोर करूंगा। अपना फोकस कौन से फाइनेंशियल ईयर पर होना चाहिए? तो 26-27 में क्या हुआ? तो 26-27 में पहले 4 महीने मोटरसाइकिल कौन यूज किया? एम्प्लॉय का बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मोटरसाइकिल? 60,000 into 10% into 4 by 12, 2,000. It is taxable as use of motorcycle. Then it is sold on this date. तो when it is sold तो ट्रांसफर वाला रूल अप्लाई करेंगे। जब जब ट्रांसफर आएगा दो डेट को कंपेयर करोगे, डेट ऑफ परचेज कंपेयर विद डेट ऑफ जो तुमने बराबर निकाला था 12,000 जितने लोगों का आया था वो 12,000 आधा राइट था। तुमने ट्रांसफर का प्रोविजन तो बराबर अप्लाई किया, नंबर ऑफ इयर्स भी तुमने बराबर कैलकुलेट किया 3 इयर्स, बट प्रॉब्लम क्या हुआ समझ में आया? तुमने यूज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। सो 4 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, बाद में कॉस्ट ऑफ एसेट 60,000 ऑन दिस चार्ज डेप्रीशिएशन फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 ईयर। बाय विच मेथड? एसएलएम मेथड। तो 60 का 10% 6,000 इंटू 3 ईयर, 18,000 माइनस करोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस 30, so taxable amount is 12,000, so total taxable amount is 14,000. Is it clear to everyone? Write down working note number 1. Working note number 1. Calculation of taxable amount of motorcycle. Calculation of taxable amount of motorcycle. चलो राइट डाउन, ये टाइमलाइन बनाओ 1426 to 31st March 27, from 14 to 18 for 4 months it is used by employee's son, hence for that 4 month charge depri 10% on cost. तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट आ रहा है ना तो पूछ लेना, मन में डाउट रखकर सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। इधर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आ रहे हो, कॉपी करने नहीं आ रहे हो। पैसा दिया है, रिटर्न भी नहीं होने वाला है, और जिस कंडीशन में रिटर्न होने वाला है वो तुमको मांगता भी नहीं है। 3 तारीख को वो दिन आ रहा है। क्वेश्चन में पहला लाइन रीड कर क्या दिया है? His son is allowed to use the motorcycle. मतलब बेचने के पहले मोटरसाइकिल यूज कौन कर रहा था? तो बेचा कब? एम्प्लॉई को कब बेचा? तो 18 के पहले यूज कौन कर रहा था? बेटा कर रहा था ना। तो अप्रैल वाओ, मई वाओ, जून वाओ, जुलाई वाओ, विदाउट ओनरशिप आई एम यूजिंग द एसेट्स। तो उसका टैक्स नहीं भरोगे, बेनिफिट नहीं मिला वो 4 महीने। मेरा एसेट्स नहीं फिर भी मैं यूज कर रहा हूं। तो बेटा मुझको 18 मैंने स्टार्ट ये थ्योरी कैसे किया था? 1426 के पहले मेरे इनकम को मैं क्यों कंसीडर करूं? तुम्हारा टैक्स ईयर कौन सा है? तो तुम्हें फोकस कौन से टैक्स ईयर पर करना है? 25-26 में 25-26 का भरा होगा ना टैक्स, 24-25 में 24-25 का टैक्स भरा होगा ना। मुझे तो मेरे फाइनेंशियल ईयर का टैक्स निकालना है।
ओके अब इसी क्वेश्चन में देखो फिर और क्या इंफॉर्मेशन दिया है बच्चों. प्रोफेशन टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स. ये बच्चों मिस्टर एक्स ने पे किया ना, मतलब एम्प्लॉय ने पे किया. सो इफ द प्रोफेशन टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय तो सेल्फ डिडक्शन मिलेगा. आगे बोला है कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर टैक्स ईयर 26-27 assuming मिस्टर एक्स exercise the option of shifting out of default tax regime, मतलब old tax regime. चलो स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी particulars inner and outer column. चलो चलो फटाफट लाइन मारो. क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिया है कितना 25,000 पर मंथ. सो इंटू 12 25 इंटू 12 अमाउंट 3 lakhs. चलो बेसिक सैलरी के बाद क्या है बच्चों एंटरटेनमेंट अलावेंस. $1,000 into 12 12,000. Commission amount 12,000. A company owned accommodation is provided, that is house accommodation. इसके लिए बच्चों हम वर्किंग नोट करेंगे. वर्किंग नोट नंबर 2. वर्किंग नोट नंबर 1 आपने ऑलरेडी कर लिया है ना. हाउस अकोमोडेशन के बाद पर्सनल लोन दैट इज इंटरेस्ट बेनिफिट. इंटरेस्ट बेनिफिट लोन कितने का लिया है 5 लाख इनटू 12.75 माइनस 6.75. वाव वाली फीलिंग कितने मंथ्स इंटू 9/12. जितना अपने ऊपर अप्लाई करके करोगे उतना याद रखना इजी रहेगा. लॉजिक के साथ फिर समझेगा. तो अपना टैक्सेबल अमाउंट विल बी 22,500 बिकॉज बेनिफिट सिर्फ हमको 9 महीने के लिए मिला है. His son is allowed to use a motorcycle. तो पहला बेनिफिट यूज ऑफ मोटरसाइकिल. वर्किंग नोट नंबर 1 2000 टैक्सेबल. एंड देन फाइनली मोटर कार सोल्ड टू हिम, तो वो ट्रांसफर हुआ है. इसका टैक्सेबल अमाउंट भी हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया है.
प्रोफेशन टैक्स पेड, इसका आपको क्या मिलेगा? टोटल अभी कर नहीं सकते, लिख लो ग्रॉस सैलरी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 19। बच्चों दो डिडक्शन मिलेगा, प्रोफेशन टैक्स which is paid rupees 2000 and standard deduction which is 50,000. अब क्या फाइंड आउट करेंगे इसके बाद? हाउस अकोमोडेशन में बड़ा भक्कम का अमाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2, house is owned by employer, hence 10% of salary. In this बच्चों we will add value of furniture. क्वेश्चन में फर्नीचर का कॉस्ट दिया था 2,40,000 at the rate of 10%, but used only for 8 months. So 2,40,000 into 10% into 8 by 12. Less rent paid by employee. Then it will give you taxable amount. चलो हाउस अकोमोडेशन के लिए बड़ा भक्कम का अमाउंट फाइंड आउट करो. फाइंड आउट बड़ा भक्कम अमाउंट. जितने लोग लास्ट लेक्चर नहीं आए थे उनको चुभेगा, देखना.
कितना आया बड़ा बक्कम अमाउंट? 3,24,000। अपने बड़ा बक्कम में बेसिक सैलरी आएगा, एंटरटेनमेंट अलावेंस आएगा, कमीशन आएगा। इंटरेस्ट बेनिफिट क्यों नहीं आएगा? परक्विजिट है। यूज ऑफ मोटरसाइकिल परक्विजिट है। ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल परक्विजिट है, नहीं आएगा। तो बड़ा बक्कम का अमाउंट इज 3,24,000। उस 324 का 10% 32,400 प्लस 16,000 so taxable amount is 48,400. Take a total. $3,56,900. ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन एक देखते हैं। हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद ना बच्चों मैं आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन शेयर करूंगा अलोंग विथ सॉल्यूशन। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने भी सम होंगे उस पीडीएफ में यू हैव टू सॉल्व ऑल दो सम। जितने ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करके रखोगे उतना तुमको इजी लगेगा। बट अंडरस्टैंड फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं एक एक टॉपिक के 25, 30, 40 सम सॉल्व करूं। मैं क्या करूंगा, हर एक वैरायटी ऑफ सम कवर कर लूंगा क्लास में। पास्ट ईयर का क्वेश्चन अलोंग विथ सॉल्यूशन टॉपिक खत्म होने के बाद मैं तुमको शेयर कर दूंगा। तो तुम क्या करोगे, एक अलग बुक बनाओगे PYQ का ही, जिसमें सारे सम सॉल्व करके रखोगे और उस सारे सम को सॉल्व करते वक्त ना एक अलग से समरी बनाओगे कि किस क्वेश्चन में क्या नया पॉइंट था। अगर आप देखोगे ना तो 80% क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ 20% इधर उधर होगा। तो उस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था उसका समरी बनाकर रखोगे ना तो लास्ट डे एग्जामिनेशन डे वाले दिन 1.5 डे होता है। उसमें अपने लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के डिटेल में जा सके। तो क्या करेंगे हम, वो जो समरी हमने बनाया होगा मेन वो समरी देख लेंगे कि हाँ इस पॉइंट में ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। सो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन वो 1.5 डे में नहीं होगा, ये 1 ईयर में होगा, जिसके लिए तुम अभी से प्रॉपर प्लानिंग करोगे, उसका अलग से सॉल्यूशन करके अलग से समरी बनाओगे। हर एक टॉपिक के एंड में मैं भी समरी दूंगा, बट वो थियरी का समरी दूंगा। सम्स का समरी तुमको बनाना पड़ेगा तुम्हारे हिसाब से, तुमको जो डिफिकल्ट लगा, जिसमें तुम स्टक हुए थे। जैसे भी देखो ना, अभी जस्ट जो सम सॉल्व किया था उसमें तुम सबका टैक्सेबल अमाउंट कितना आया था, 12,000। तो उसमें बस वही एक नया पॉइंट था, बड़ा भक्कम तो तुमने सबने निकाल लिया था। तो इस सब में बड़ा भक्कम नहीं भी करोगे चल जाएगा, बट ये पॉइंट एग्जाम में देखने का कि यूज और ट्रांसफर दोनों साथ में कैसे आ सकता है। आर यू गेटिंग इट? सो अभी फिलहाल ना ये क्वेश्चन 22 हम सॉल्व कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूं, कभी शेयर करूंगा। हाँ मतलब तुम्हारा रिजल्ट बोल लो या अपना सैलरी टॉपिक खत्म हो, विच एवर इज लेटर। ओके तो चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। इंस्टीट्यूट का आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है। लेट्स सी इंफॉर्मेशन। प्रभु 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 a resident individual age 45 year is employed with a private limited company as HR manager on a basic salary
Exempt or taxable? He has been provided with the following other benefits. Point 1. A rent free unfurnished accommodation. रेंट फ्री मतलब कंपनी हमसे रेंट नहीं ले रहा है. अनफर्निश्ड मतलब कंपनी हमको फर्नीचर भी नहीं दे रहा है. ओन्ड बाय कंपनी. बॉस का घर या भाड़े का घर. तो आइदर 5 और 7.5 और इधर देख मुंबई में मिला 10% फ्रॉम 1/5/26. कंपनी ने रहने के लिए घर कब से दिया? 1/5/26. However, he occupied the accommodation only from 1st December. When he occupied, hence बड़ा बक्कम will be computed only from December. सिर्फ 4 महीने का बड़ा बक्कम. The company had bought this house in financial year 23-24 at a cost of 2 crore. Cost of house is given. तो 10% डेप्री चार्ज कर. 10% डेप्री. यूज ऑफ असेट्स. तो मैंने यूज ऑफ असेट्स वर्ड नहीं लिखा था. यूज ऑफ मूवेबल असेट. एंड घर इज इमूवेबल. तो ये कॉस्ट वॉश ना ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया. कंफ्यूजाने का नहीं. इग्नोर इट. कॉस्ट शुड बी इग्नोर्ड. पॉइंट 2. A mobile phone for his personal use on 1/4/26. The cost of the phone was 90,000. क्या करेंगे? क्या करेंगे? 50% अब तो चार्ज करेगी. वाह माता जी वाह. आज ही बताया था. मोबाइल फोन इज नॉट एन. हेंस इग्नोर. रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी भी बेनिफिट था. मतलब ये सारी चीजें को इग्नोर किया जाता है कि अभी कंपनी दे रही है मोबाइल फोन. अब उसमें क्या टैक्स है? हाँ, अगर मोबाइल फोन तेरे को एज अ गिफ्ट दे दिया तो काइंड वाला रूल अप्लाई होगा. लेस देन 15 एग्जेम्प्ट, मोर देन 15 टैक्सेबल. वहां पर टर्म मूवेबल असेट्स नहीं, वहां पर है काइंड. एनीथिंग गिवन टू दी एम्प्लॉय अप टू 15 एग्जेम्प्ट, मोर देन 15 टैक्सेबल. तो अगर मोबाइल फोन गिफ्टेड टू एम्प्लॉय, चेक वैल्यू यूज करने को मिला है. The company also gave him a telephone allowance. Louder. Taxable. Telephone bill paid by employer is perquisite, which is exempt. Telephone allowance is an allowance which is 1,000 per month. तो ये taxable हो जाएगा. To cover his mobile phone bill. During the financial year 26-27, his aggregate mobile phone bill was rupees 15,000. तो उसने कितना खर्चा किया उससे मुझे क्या लेना देना? अदर देन टीसी उधर. अदर देन कहीं पर भी खर्चों का डिटेल दिया होता है तो आप क्या करते हो? इग्नोर. टेलीफोन अलावेंस इज टैक्सेबल. सिंपल. ओके ओके. नेक्स्ट. कंपनी हैड परचेज्ड अ कार on 1/7/24 for 10 lakh. This car is sold to Prabhu on 1/8/26 for 2,50,000. किससे रिलेटेड डिटेल है? चलो चलो वर्किंग नोट. फाइंड आउट टैक्सेबल अमाउंट. क्वेश्चन नंबर 22. तुम अपने इसमें लिखो क्वेश्चन 22. जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखो. क्वेश्चन 22 PYQ, पास्ट ईयर क्वेश्चन, September 25. इतना लिखो और आंसर प्रेजेंट करो. चलो वर्किंग नोट नंबर 1. फाइंड आउट टैक्सेबल अमाउंट फॉर कार.
कितना आया बेटा? Taxable amount will be 3,90,000. Here we will charge depre for how many year? When the assets is purchased by the employer, 1/7/24 to 30th June 25 1 year, 30th June 26 second year, 30th June 26 के बाद से लेकर 1/8/26 part of the year should be. So cost 10 lakh into 20%, तो आया 8 लाख, फिर 8 लाख का 20% आया 160, तो रिटर्न डाउन वैल्यू है 6,40,000. एम्प्लॉयर ने आपको बेचा 250 में, तो आपके लिए बेनिफिट 3,90,000 टैक्सेबल. किसी को नहीं आया तो मैं डिटेल कैलकुलेशन करूं. डन. ही वॉज अलाउड टू यूज वीडियो कैमरा. यूज ऑफ अदर एसेट्स 10% डेप्री ऑन कॉस्ट. लैपटॉप बिलोंगिंग टू द कंपनी, लैपटॉप भी यूज करने को मिला एग्जेम्प्ट. तो आपको दिया है कंपनी ने परचेज किया है दीज असेट्स फॉर 50 and 2 लाख रिस्पेक्टिवली. तो वीडियो कैमरा का कॉस्ट कितना? उसका 10%, और लैपटॉप तो एग्जेम्प्ट ही है. कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ प्रभु. स्टार्ट करें स्टेटमेंट प्रिपेयर करना. स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. Statement of income from salary. Particulars and 2 columns बच्चों, inner and outer column. आज एनएम वाले भी काफी स्टूडेंट्स नहीं आए, और भी तुम लोगों के साथ और थे ना 2-3 जन, लास्ट लेक्चर में उधर पीछे बैठे थे. चलो राइट डाउन. वैसे मैं तुमको बता दूं, लास्ट टाइम मतलब अभी आज जिसका भी रिसेंटली रैंक आया ऑल इंडिया 7, कभी उसने लेक्चर बंक नहीं किया. प्री रिजल्ट हो, पोस्ट रिजल्ट हो, जब जब क्लासेस में टेस्ट हुआ था, हर एक टेस्ट उसने सिंसियरली दिया था. स्टूडेंट्स के पास काफ़ी एक्सक्यूज़ होता है कि सर मेरा प्रिपेयर करके नहीं हुआ है, तो देने का क्या मतलब है. सर आप लोगों का चेकिंग बराबर नहीं होता है, तो देने का क्या मतलब है. मतलब जब अपने को देना नहीं होता है ना, तो हम एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस फाइंड आउट करते हैं एग्जाम न देने के. सो जिस दिन तुम एक्सक्यूज के ट्रैप में फंस गए ना, उस दिन तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे. लूजर्स गिव एक्सक्यूजेस. जिस दिन तुम्हारे माइंड में एक्सक्यूज देने का आ गया फीलिंग, तो समझ जाना यू आर अ लूजर. जो है सर्कमस्टेंसेस, उसमें तुम कैसे अपना बेस्ट दे सकते हो, तुम वो फाइंड आउट करो. हाँ ठीक है, यहां पर मैं कमेंट नहीं करूंगा कि यहाँ का पेपर बहुत अच्छे से चेक होता है, ठीक है, वो सेकेंडरी चीज है. मैं पेपर दे रहा हूं ना, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है. फिर चेकिंग अच्छे से नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है मुझको, मेरा प्रिपरेशन मैंने तो किया ना. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो तुम्हें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए ऐसे स्टूडेंट से. उनका रैंक आया तो उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा, तो रैंक आया. सो उस दिन ऐसे डिस्कशन कर रहे थे क्लास में, प्री रिजल्ट बैच में लेकर गए थे, उससे पूछा था, मतलब मैंने एक एग्जाम स्किप नहीं किया. और बहुत सारे बच्चे लास्ट में आते ही नहीं थे. मतलब आउट ऑफ 300 स्टूडेंट एग्जाम देते कितने लोग थे? 40-50 लोग. सबके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होता था. सर ट्रेवलिंग टाइम वेस्ट होता है. क्या मतलब है, मैं घर पर कर लूंगा ना. तो नहीं होता वो सिंसियरिटी जो इधर मिलती है ना क्लास में. कितने लोग ऑनलाइन बैठते हैं, वो ऑनलाइन इज इक्वल टू नथिंग. फिर वो पढ़ाई नहीं है. मुझे मालूम है ना ऑनलाइन घर पर हम कैसे पढ़ते हैं. इनफैक्ट मैं खुद ऑनलाइन जब घर पर पढ़ाता हूं, तो अभी जैसा पढ़ा रहा हूं ना, मैं वैसा नहीं पढ़ा पाता हूं. वो फील ही नहीं आता है. तो जब मैं बीइंग इतना प्रोफेशनल होने के बाद मैं खुद 100% नहीं कर पा रहा हूं, तो यू बीइंग अ स्टूडेंट अभी तुम्हारा वो प्रोफेशनलिज्म आया ही नहीं है. तो तुम घर पर लेटे पड़े हो, घर पे मम्मी बुला रही है, कोई और आ गया, तुम्हारा टाइम पास भी चल रहा है, साथ में पढ़ाई भी चल रहा है, मतलब वो फोकस डाइवर्टेड है. तो आउटकम नहीं आएगा अपने फेवर में. और ये जो एग्जाम है ना सीए,
बहुत टफ है बच्चों, बहुत टफ है। तुमको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा 8% के अंदर आने के लिए। अरे 100 में से कितने लोग पास हुए? वो भी कहीं ना कहीं फाउंडेशन 100 में से 10 वाले लोग थे ना, मतलब समझा? फाउंडेशन में 100 बच्चों ने दिया था एग्जाम, रिजल्ट आया था 10, 12, 15%। तो वो जो 15 लोग पास हुए थे, उस 15 का 8%, उस 15 का 8% मतलब तुम कैलकुलेट करो, 15 का 8% मतलब, तो जिन्होंने फाउंडेशन 100 लोगों ने दिया था उसमें सिर्फ 2 बच्चे निकले हैं इंटर, और ये 2 का 15% फाइनल में आता है। सो अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी टू बी इन दैट लीग, टू बी इन दैट लीग यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्लास में तो सब आ रहे हैं, व्हाट यू हैव डन एक्स्ट्रा? घर जाकर रिवाइज 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 रिवाइज। सर प्री रिजल्ट, अरे कोई प्री रिजल्ट नहीं, तेरे ज्वाइन कर लिया इंटर, खत्म कहानी, तेरे को पढ़ना ही है अभी। साधु लोग कैसे होते हैं, दुनिया की मोह माया से दूर। 1 साल तेरे को वैसा करना पड़ेगा अगर तेरे को रिजल्ट तेरे फेवर में चाहिए तो, वरना एक बार ट्रैप में आ गया ना, मई, सितंबर, जैन, फिर मई, सितंबर, जैन, उस ट्रैप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और ये जो अटेम्प्ट होगा ना, ये तुम्हारे लिए बेस्ट अटेम्प्ट इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा सारा फ्रेंड्स वो रहेंगे, एक अलग मोटिवेशन रहेगा, एक अलग कंपटीशन रहेगा। एक बार तेरे फ्रेंड निकल गए और तू रह गया ना, तो तू अकेला रह जाएगा। अभी तो क्या है, सारे फैकल्टीज विल सपोर्ट यू। एक बार फेल हो गया ना, उसके बाद तू घर पर अंदर बैठे बैठे घुटेगा, अपने आप को क्रिटिसाइज करेगा कि कर लेता तो इफ बट, अभी कर सकते हैं ना तो करने का। अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल विराट कोहली, उसके फादर एक्सपायर हुए थे। बेस्ट एग्जांपल, दुनिया में किसी और का एग्जांपल क्यों लेने का, अपना ही इंडिया का है। आज वो बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? बिकॉज ऑफ हिज पास्ट टिल डेट डिटर्मिनेशन। ही डोंट गिव एक्सक्यूजेस, ही डोंट गिव एक्सक्यूजेस। उसके फादर का जब डेथ हुआ था, ही वॉज प्लेइंग रणजी मैचेस, इंटरनेशनल लेवल पर उसका कोई काउंटिंग नहीं होता है, बट फिर भी उसने अपना मैच कंप्लीट किया, सेंचुरी किया, उसके बाद घर गया। मिडल ऑफ द मैच छोड़कर चला जाता, कोई उसको मना करता? अच्छा एक्सक्यूज था ना देने के लिए कि फादर एक्सपायर हो गए, जाना पड़ेगा। कोई मना कर सकता है? कोई उसका फीस काटता? नहीं। लेकिन फिर भी उसने एक्सक्यूज नहीं दिया। ही प्लेड हिज मैच, कंप्लीटेड, एंड देन सो अंडरस्टैंड, अगर आपको वैसे लेवल का बनना है तो वैसा करना भी पड़ेगा। डिजायर चेंजेस नथिंग, डिसीजन चेंजेस समथिंग, डिटर्मिनेशन चेंजेस एवरीथिंग। सो यू हैव टू डिटरमाइन कि कुछ भी हो जाए, मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है ना, तो कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। एक्सक्यूज देने के लिए तो बहुत एक्सक्यूज देने का मौका आएगा, तेरे को वो एक्सक्यूज से बचना है कि नहीं, मेरे पास एक्सक्यूज नहीं देने का, मेरे को पढ़ने का है। आर यू गेटिंग इट? ये मैं कहां था कि यहां तक पहुंच गया यार शी। अपन अपने मुद्दे पर रहते। इन शॉर्ट, तुमको एक्सक्यूज नहीं देना है, पढ़ते रहना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भटक जाता हूँ ऐसे बीच बीच में। बेसिक सैलरी कितना था पर मंथ? हाँ 80,000, 80,000 इंटू 12, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। हाँ Q4 बेटा, बड़ा भक्कम थोड़ी ना निकाल रही है। चलो बेसिक सैलरी 9,60,000। नेक्स्ट बेटा, हाउस अकोमोडेशन, राइट डाउन, हाउस अकोमोडेशन। ब्रैकेट में वर्किंग नोट, अपना एक वर्किंग नोट हो गया ना ऑलरेडी, तो इसको वर्किंग नोट नंबर 2 दे दो। फिर बच्चों टेलीफोन अलावेंस लिखो। टेलीफोन अलावेंस पर मंथ कितना मिल रहा है? 1,000 इंटू 12, 12,000। फिर था ट्रांसफर ऑफ कार, पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ कार।
तुमने ऑलरेडी वर्किंग नोट निकाला है, कैलकुलेट किया, कितना है था बेटा? राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1 3,90,000। फिर इसके बाद है यूज ऑफ वीडियो कैमरा, यूज ऑफ वीडियो कैमरा ब्रैकेट में 50,000 इंटू 10%, 5,000 and use of laptop exempt, use of laptop exempt। टोटल अभी करना नहीं, प्रेजेंटेशन आगे का कंप्लीट करते हैं। ग्रॉस सैलरी, इस ग्रॉस सैलरी से माइनस क्या होगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 19। लेस ए प्रोफेशन टैक्स इस सब में तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000। So taxable income from salary. Now I will not help you in Bada Bakkam. Find out working note 1, house accommodation. बड़ा बक्कम में बेसिक सैलरी आएगा प्लस टेलीफोन अलावेंस। बेसिक सैलरी 9,60,000 प्लस टेलीफोन अलावेंस 12,000, 972 ये पूरे साल का आया। बट वी नीड बड़ा बक्कम ओनली फॉर 4 months इंटू 4/12, 3,24,000, उसका 10%, 32,400 is the taxable amount for रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, टोटल ले लो। ग्रॉस सैलरी 13,99,400 माइनस 50,000, 13,49,400। इज इट क्लियर? कोई डाउट? क्या हुआ? कुछ डाउट?